के वीडियो में बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, कई पॉइंट है इसमें, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मिराज। मिराज को एक तरह से बोलते हैं मृग मरीचिका। पहले जब हम छोटी क्लास में थे, तीसरी या चौथी क्लास में मैंने पढ़ा था मृग मरीचिका, तो वहाँ पर साइंस नहीं पढ़ाई जा रही थी, वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही थी। और हिंदी में एक चैप्टर था कि रेगिस्तान में एक हिरन है, मृग मतलब हिरन, कि रेगिस्तान में एक हिरन है और वो दौड़ रहा है और उसे बहुत दूर ऐसे लग रहा है जैसे पानी है, और वो प्यासा है, दौड़ के उसके पास पहुंचता है तो वहां पे कोई पानी नहीं होता है, फिर आगे देखता है तो वहां उसको पानी दिख रहा है, फिर दौड़ के और आगे जाता है और उसी तरह से वो दौड़ता चला जाता है, लेकिन पानी के पास कभी नहीं पहुंचता और आगे उसको ऐसे लगता है कि आगे पानी है और दौड़ता दौड़ता अंत में मर जाता है। तो उसे कहती थी मृग मरीचिका। तो वास्तव में मिराज वही चीज है, लेकिन वहां पर उसका रीजन नहीं बताया गया था क्योंकि हिंदी का चैप्टर है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये रीजन क्या है। तो एक्चुअल में मिराज जिसको आप कह रही हो, मृग मरीचिका, मिराज, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये प्रकाशीय भ्रम है। मतलब इसमें क्या होता है, पानी होने का भ्रम हो जाता है। आप रेगिस्तान में दूर देखते हो तो ऐसे लगता है पानी है क्या, या फिर आप आजकल वैसे जाओ गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में जब आप सड़क पे जाओगे हाईवे पे, तो हाईवे पे दूर नजर डालोगे तो ऐसे लगेगा कि पानी भरा हुआ है क्या। तो वो जो भ्रम हो रहा है उसको, ठीक है ना। तो वास्तव में मिराज क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन, प्रकाशीय भ्रम। तो क्यों है ये घटना, कैसे होती है, उसको आपको समझना है। और एक दूसरा वर्ड होता है इसका जस्ट अपोजिट, उसको कहते हैं लूमिंग। मिराज गर्मी के दिनों में जहां गर्मी ज्यादा पड़ रही है, और लूमिंग जस्ट उसका अपोजिट है, वो ठंडे प्रदेशों में जहां पर अधिक ठंड पड़ती है, लूमिंग की घटना वहां होती है। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं, और दोनों ही एक तरह से क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। एक्चुअल में होता क्या है गर्मी के दिनों में, देखिए जैसे गर्मी ज्यादा हो रही है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां थोड़े से कंपैरेटिवली पास पास होते हैं। वास्तव में इसमें क्या है, इसमें पानी होने का भ्रम हो रहा है। इसका मतलब वाटर इमेज, अगर कहीं कोई पेड़ खड़ा होगा, जैसे तुम्हें दिख रहा है दूर के पानी है और उसके पास में अगर कोई पेड़ खड़ा दिख रहा है, तो वो उस पानी में तुम्हें कैसा दिखेगा, उल्टा दिखाई देगा। भाई वाटर इमेज किसको कहते हो, पानी के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है। तो उसी चीज को हमें समझना है। तो मान लीजिए कहीं पर एक ये पेड़ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़ खड़ा हुआ है और आप कहीं दूर से इसको देख रहे हो, इस साइड से, ठीक है। अब इधर दूर से आप कहीं देख रहे हैं, यहां से मान लीजिए कोई प्रेक्षक उसको देख रहा है पेड़ को, तो अब वो पेड़ उसे यहां दिखेगा या फिर उसकी वाटर इमेज दिखेगी, यानी वो नीचे की तरफ दिखेगा उल्टा। ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे आप, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो ये क्या है, उस एयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, हवा की परत है ये, ऐसे मान लीजिए, और भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हवा की परत। अब क्या होता है भाई, अर्थ के पास में टेम्परेचर होता है ज्यादा, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते जाते हैं टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता चला जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कहते हैं कि पहाड़ों पर चले जाते हैं तो गर्मी के दिनों में ठंड लगने लगती है ना। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर चले जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लग जाता है। इसका मतलब पृथ्वी की सरफेस के पास टेम्परेचर है ज्यादा, यानी सरफेस के पास की बात कर रहे हैं तो ताप है अधिक, टेम्परेचर हमारा कैसा है, अधिक। और कंपैरेटिवली अगर ऊंचाई पे बात करेंगे तो वहां पे ताप होगा कम। अब जहां टेम्परेचर अधिक है वहां पर एयर मॉलिक्यूल हो जाएंगे दूर दूर। भाई ताप ज्यादा होता है तो टेम्परेचर की वजह से उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी की वजह से वो मोशन करने लग जाते हैं। तो वहां जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां मॉलिक्यूल होंगे एयर के थोड़े दूर दूर, और जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पे होंगे पास पास।
तो जहां मॉलिक्यूल पास पास, वो एक तरह से माध्यम हो गया थोड़ा सा कैसा, डेंसर, सघन। इसका मतलब जहां टेम्परेचर कम है वो वाली एयर एक तरह से कैसी मानी जाएगी, सघन। और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से इसके कंपैरेटिवली इसको माना जाएगा विरल। पहले ये बताओ, ये चीज आपकी क्लियर हुई, क्योंकि इस घटना को समझने के लिए मेन ये पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, अर्थ के पास टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो माध्यम सघन माध्यम हो जाएगा, कंपैरेटिवली नीचे वाले माध्यम की। सही है। अब मान लीजिए आप यहां कहीं देख रहे हो, इस जगह पे कहीं भी हुआ और कोई प्रकाश की किरण इस पेड़ से चल करके आ रही है, ये प्रकाश की किरण आई। अब ऐसे नहीं है कि ये विरल है, ऊपर वाला सघन है तो उसके नीचे, जस्ट नीचे वाली लेयर विरल, फिर उसके नीचे के लिए इसके कंपैरिजन में ये वाली लेयर विरल, सही है ना, उसके नीचे के लिए फिर और वाली विरल, सघन से विरल। यानी यहां कंडीशन बन गई कि हमारी जो प्रकाश किरण आ रही है वो सघन माध्यम से विरल की तरफ जा रही है। और आप अच्छी तरह से जानते हो इस बात को कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो कंडीशन होती थी, दो, उसमें से एक कंडीशन यही थी कि प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल की तरफ आनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा हो जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है, वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहां से चली तो इस लेयर की सतह पे आप उसका रिफ्रैक्शन दिखा दोगे। अब क्या कह रहे हो आप कि क्या हो रहा है इसका, ये जो है सघन से विरल की तरफ जा रही है तो अविलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी। यानी ये ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे ना करके थोड़ी सी दूर हट गई तो और थोड़ी सी दूर चली गई, ऐसे करके चली गई। बात समझ गए कि नहीं, अविलंब से दूर। अब अविलंब से दूर, एक चीज ध्यान रखना, मान लो इस कोण को तुम आई कह रहे हो और इस कोण को आर कह रहे हो, तो अविलंब से दूर हटने की वजह से यहाँ आर की जो वैल्यू है वो आई से थोड़ी सी ज्यादा हो गई। बात समझ रहे ना। हमने ये लेयर कम ले रखी है, और भी बहुत सारी ज्यादा लेयर दिखा करके भी आप उस चीज को समझ सकते हो। तो आर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गई। अब अगर आप यहाँ पर, भाई यहाँ भी दूसरी लेयर आ गई, यहाँ पे फिर से नॉर्मल खींचोगे तो जितना कोण ये है उतना ही कोण अब आपतन कोण होगा। तो क्या देख रहे हो कि पहले आपतन कोण आई था, लेकिन इस लेयर के लिए आपतन कोण क्या हो गया, और जो कि डेफिनेटली आई से क्या है, इसका मतलब अब आपतन कोण थोड़ा सा बड़ा हो गया पहले से। अब फिर से अपवर्तन होगा तो ये सीधी ऐसे न जाकर के फिर से अविलंब से और दूर हट जाएगी, तो अविलंब से थोड़ी सी दूर और हट गई, मान लीजिए, और ऐसे करके आ गई। अब इसको तुम आर गैस मानोगे तो अब आप देख रहे हो आर गैस की वैल्यू अब ऐसा आर से भी बड़ी हो गई। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंगल बड़ा होता जा रहा है। और जब ये आर गैस बड़ा हो जाएगा तो अब यहां वाला जो अब इंसिडेंस एंगल आपका आर गैस होगा, अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो सिचुएशन क्या बन रही है कि जैसे जैसे बहुत सारी परतों के बीच में क्या हो रहा है, अभी तो अपवर्तन हो रहा है, अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे अपवर्तन होता जाता है तो लगातार हम क्या देख, अभी भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा, अभी तो क्या हो रहा है, अपवर्तन। और अपवर्तन में क्या देख रहे हैं कि लगातार जो हमारा कोण है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब कोण लगातार बढ़ता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी जरूर आ जाएगी कि जब कोण जो है वो हमारे क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। तो अब सिचुएशन ये बन गई कि भाई यहाँ पर ये कोण और बड़ा हो गया। अब मान लीजिए अब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ये जो आपतन कोण है ये हमारा क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं बननी है जाकर के, और जिस समय ऐसा हो जाएगा कि वो बड़ा हो गया है तो उसी समय अब ये जो प्रकाश की किरण है वो इधर न जाकर के, आगे न जाकर के, बल्कि क्या हो जाएगी, वो इधर चली जाएगी। और देखने वाला मान लीजिए व्यक्ति कोई यहां से देख रहा है तो अब उसको ऐसे नहीं लगेगा कि ये इधर से आ रही है, बल्कि उसको तो ऐसे लगेगा कि ये डॉट डॉट करके ये आगे कहीं से आ रही है। और इधर से यहां से जो दूसरी किरण दिखाओगे वो जो सीधी ऐसे करके दिखाओगे आप, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब आपको क्या होगा, इस पेड़ का प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता हुआ दिखाई देगा। और ये एक तरह से क्या है, वाटर इमेज, पानी के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसी को कहते हैं मिराज। तो क्या ये प्रकाशीय भ्रम है। यानी गर्मी के दिनों में जो तारकोल वाली सड़क होती है, जो हाईवे होते हैं, तो उसमें बहुत दूर अगर आप देखते हो तो तुम्हें पानी होने का भ्रम होता है। आप देखना जब स्पीड में चल रहे होते हैं तो दूर हमें ऐसे लगता है जैसे पानी है क्या,
ठीक है। ऐसे रेगिस्तान में जब ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो उसमें भी दूर ऐसे लगता है कि पानी है क्या। तो ये जो भ्रम होता है इसी को हम कहते हैं मिराज, ठीक है। तो ये गर्मी के दिनों में या गर्म कंट्री की बात की जाए। दूसरी इसका जस्ट अपोजिट एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं लूमिंग। लूमिंग, और लूमिंग जो है ये ठंडे देशों के लिए है। उसमें क्या होता है, अब ठंडे जब देश होंगे इसका मतलब जैसे ये अर्थ की सरफेस है उसमें उल्टा होता है। इसका मतलब उसमें क्या होता है कि नीचे की तरफ टेम्परेचर होता है कम, यानी जैसे यहां हम कह रहे थे अर्थ के पास टेम्परेचर क्या है अधिक, और वहां पर नीचे की तरफ टेम्परेचर क्या होता है कम, यानी यहां ताप कम होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर ताप अधिक होगा कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली, सही है ना। इसका मतलब जहां ताप कम होगा वो माध्यम हो जाएगा आपका सघन, और जहां ताप अधिक होगा वो माध्यम हो जाएगा आपका विरल। तो ऐसे में क्या सिचुएशन बनती है, वहां पर अगर जैसे आप मान लो पानी में नाव देख रहे हो, समुद्र के अंदर नाव है और आप उस नाव को देख रहे हो तो वो तुम्हें हवा में लटकी हुई दिखेगी, ऐसे दिखेगा कि हवा में है कुछ। दूर किसी पहाड़ को देख रहे हो तो वो पहाड़ ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। भाई यहाँ तो ऊपर की चीज नीचे दिख रही है और वहां पर नीचे की चीज कहाँ दिखेगी, ऊपर दिखेगी। तो ठंडे देशों में तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है, उसका नाम है लूमिंग। बात समझ में आ गई। तो एक तरफ मिराज और दूसरी तरफ लूमिंग। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती है और वो है शाइनिंग ऑफ ए डायमंड, किसी हीरे का चमकना, ठीक है ना। आपने देखा है कि भाई हीरा होता है, हीरे के अंदर बहुत ज्यादा चमक होती है। तो चमक क्यों होती है उस चीज को समझने की जरूरत है। पहली बात तो जो डायमंड होता है, डायमंड की कटिंग की जाती है, डायमंड को तराशा जाता है, उसकी जो फेस है वो फेस काट करके कुछ इस तरह की बनाए जाते हैं जिससे कि उसके अंदर शाइनिंग आए। अब शाइनिंग क्यों आती है, शाइनिंग तो भाई लाइट की वजह से आएगी, ऐसा थोड़ी है कि अंधेरे में रख दिया वहां पे चमक रहा है, बल्कि जैसे ही आप लाइट में उसको लेकर के आते हो तो उसके अंदर शाइनिंग पैदा हो जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि डायमंड जो है ना वो सबसे ज्यादा डेंस माना गया है। एक और सिंथेटिक मटेरियल होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा सिंथेटिक उसको मानते हैं, लेकिन नेचर से जो मिले हुए नेचुरली उसमें डायमंड सबसे ज्यादा डेंस मीडियम है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.4 होता है। देखिए कांच की मैं अगर बात करूं तो कांच के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो 1.5 होती है, लेकिन अगर हीरे के लिए बात करें तो हीरे के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो 2.4 के आसपास होती है। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की जो मैं बात कर रहा हूं उसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 2.9, लेकिन वो सिंथेटिक है और हम बात कर रहे हैं नेचुरल। तो इसलिए नेचुरल की बात की जाए तो हीरा जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, डेंस। डेंस का मतलब एक तरह से कठोर, सही है। अब थोड़ी सी यहां बात हमें समझनी होगी कि भाई अगर हीरे के लिए क्रिटिकल एंगल निकाला जाए, क्रांतिक कोण निकाला जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले हम हीरे के लिए क्या निकालते हैं, क्रांतिक कोण निकालते हैं। तो हम जो टॉपिक समझ रहे हैं वो है हीरे की चमक, कि हीरे के अंदर जो चमक हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उस चीज को हम समझ रहे हैं। तो हम पहले हीरे के लिए क्रांतिक कोण निकालते हैं। साइनिंग ऑफ ए डायमंड। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, कल आपने पढ़ा साइन IC = 1/μ, ये होता है फॉर्मूला। तो साइन IC = 1/μ और आप 1/μ की जगह पे लगाओगे 2.4 साइन IC। हालांकि देखिए ये वैल्यू इस तरह की आएगी सॉल्व करने के बाद, जो आपको टेबल से निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल वैल्यूज नहीं होंगी, वो टेबल से निकालने वाली वैल्यू होगी, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करके लाओगे। अगर मैं इस कांच के लिए बात करूं, इस ग्लास के लिए बात करूं, तो ग्लास के लिए अगर आप साइन IC निकालते हो तो साइन IC = 1/1.5, और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो IC की वैल्यू आती है लगभग 42 डिग्री। समझो इस चीज को, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको। यानी नॉर्मल कांच की अगर आप बात कर रहे हो तो कांच के लिए अगर आप क्रांतिक कोण निकालें तो उसकी वैल्यू लगभग निकल के आती है कितनी, 42 डिग्री।
लेकिन यही वैल्यू अगर आप हीरे के लिए निकालते हो, डायमंड के लिए निकालते हो, तो 1/2.4 है। और इसे अगर आप सॉल्व करोगे और टेबल से देख करके अगर आप आईसी की वैल्यू निकालोगे तो आईसी की वैल्यू आएगी लगभग 24 डिग्री। तो क्या दिख रहा है कि भाई कांच के कंपैरिजन में हीरे के लिए तो क्रांतिक कोण का मान बहुत कम है, यानी एक छोटा सा कोण भी क्रांतिक कोण बन जाएगा। अब हीरे के अंदर एक बार अगर लाइट एंटर कर गई, मान लीजिए हीरे के अंदर एक बार अगर लाइट एंटर कर गई तो क्या होगा, अब उसके अंदर जब भी इंसिडेंट एंगल, जैसे मान लो लाइट एंटर करके यहां गई, तो अब यहां नॉर्मल खींचोगे तो वो एंगल लगभग क्या होता है, 24 से बड़ा हो जाता है। भाई एक तो होता है अगर हमारा क्रांतिक कोण का मान बड़ा होता 60 डिग्री, तो जो आपतन कोण है वो 60 डिग्री नहीं पहुंच पा रहे। अब 60 डिग्री नहीं पहुंच पा रहे तब तो रेज जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, 24 डिग्री, और 24 डिग्री इतना छोटा कोण होता है कि जब भी लाइट उसके अंदर एक बार एंटर कर जाती है और फिर वो फेस से टकराती है किसी से, तो टकराती है जब, तो वहां पर आपतन कोण का मान हमेशा 24 से बड़ा ही दिखता है। और जब 24 से बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक बार जब प्रकाश किरण उसके अंदर चली जाएगी, मान लीजिए यहां से आई, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ, अंदर जब एक बार चली गई तो अब बार बार क्या होता रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर वो बाहर निकल करके नहीं आती है बल्कि रेज उसी के अंदर घूमती रहती है। तो प्रकाश उसी के अंदर घूमता रहता है। तो अब बहुत सारी रेज, बहुत सारी प्रकाश की किरणें उसके अंदर एक बार एंटर कर लेंगी, वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान बहुत छोटा है। भाई आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण, उसके लिए क्रांतिक कोण जो है वो बहुत छोटा है, तो हर आपतन कोण लगभग क्रांतिक कोण बन जाता है। इसलिए प्रकाश की किरण उसी के अंदर घूमती रहती है। चमकता कौन है, प्रकाश ही तो चमकता है, ठीक है ना, इसलिए उसकी शाइनिंग ज्यादा है। तो किस पर डिपेंड है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके अलावा देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो एप्लीकेशन है उसमें एक प्रिज्म वाला एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म को डिफरेंट मोड में रख करके हम इमेज बनाएं या फिर ये कहें कि रेज को बेंड करें। हालांकि देखिए प्रिज्म से अपवर्तन अभी हम आगे टॉपिकों में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है तो प्रिज्म के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह से होता है उस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। अक्सर खासकर सीबीएसई बोर्ड में तो अक्सर इस पर क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म दे देगा और उस पर आती हुई किरण दिखाएगा और कहेगा जाती हुई किरण बताइए किधर जाएगी, उसकी रेज केवल रे डायग्राम बनाने के लिए आपसे कहेगा, और यूपी बोर्ड में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्म के लिए, और प्रिज्म को डिफरेंट, और प्रिज्म भी कैसा दिया है, एक तरह से राइट एंगल प्रिज्म की बात की जा रही है। देखिए प्रिज्म के लिए पहला पॉइंट आपका ये है, प्रिज्म आपने जो लिया है वो सिंपल प्रिज्म है, उसका एक एंगल, प्रिज्म आप लोग जानते ही हो, झोपड़ी जैसी जो शेप बनती है वो प्रिज्म है, एक कांच की दोनों तरफ से समान माध्यम लेकर के और एक झोपड़ी टाइप का बना दिया वो प्रिज्म है। लेकिन उसमें अगर हम प्रिज्म एंगल को 90 डिग्री ले लें तो उसको राइट एंगल प्रिज्म बोलते हैं। अब ये एंगल उसका 90 डिग्री है और बाकी ये दोनों साइड बराबर लेते हैं तो फिर बाकी वाला जो एंगल होते हैं वो दोनों हो जाते हैं 45 डिग्री के। तो ये कोण भी 45 का हो जाएगा आपका और ये वाला कोण भी 45 डिग्री का हो जाएगा। और फिलहाल आपने प्रिज्म को इसी फेस में रख रखा है। इसको रखने के कई तरीके हैं, लेकिन समझिए कि कब कैसे रखेंगे तो क्या होगा। अब प्रिज्म किसका बना हुआ है भाई, कांच का। अब कांच का बना होता है तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और उसके लिए अगर तुम क्रांतिक कोण की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 42 डिग्री। कितनी आएगी? यानी अगर आपतन कोण तुम प्रिज्म के अंदर 42 डिग्री से बड़ा कर दोगे तो प्रकाश की किरण बाहर नहीं जाएगी बल्कि टकरा करके उसी साइड में लौट जाएगी। तो उस चीज को हमें समझना है। यानी मान लीजिए यहां से कोई रेज जा रही है, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट लेकर के भी शो कर सकते हो, चाहो तो केवल रेज लेकर भी दिखा सकते हो। मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट ली और ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है, कोई नाम दे दिया ए बी, और एक रेज हम दिखा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए ये नीचे ए पॉइंट से जा रही है, पैरेलल रेज जा रही है इस जगह पे। अब आप यहां दिखाओगे कांच पर तो ये तो भाई 90 डिग्री पे आ गई, मतलब सरफेस पे 90 डिग्री पे, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में आ गई। और नॉर्मल की डायरेक्शन में जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वो तो सीधी उसी पाथ पे चली जाती है। इसका मतलब ये यहां से सीधी चली जाएगी, यहां कोई रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, सीधी चली गई यहां पर आ गई इस जगह पर। अब जब प्रकाश किरण इस जगह पे पहुंचेगी तो आपको इस जगह पे नॉर्मल की आवश्यकता होगी। अब आप इस वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल पूछा जाएगा। और नॉर्मल के साथ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण। अब हमें बस ये देखना है
कि अब ये प्रकाश किरण बाहर की तरफ निकलेगी, भाई ये सघन माध्यम है, ये कांच है, और कांच से हवा में जाएगी, या फिर कहीं यहां ऐसा तो नहीं है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब आपतन कोण की वैल्यू 42 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने निकाल दिया कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है उसका मान होता है 42 डिग्री। इसका मतलब पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कोण कितने का है, और इसे चेक करने के लिए ये बताइए भाई ये एंगल कितने का है। जब ये एंगल 90 का और ये 45 का है तो ये वाला एंगल कितने का हो गया 45, और ये नॉर्मल था, पूरा एंगल 90 का था, तो जब ये 45 का हो गया तो इधर वाला कोण भी कितने का हो गया 45 डिग्री का, और 45 डिग्री 42 से बड़ा है। इसका मतलब अब आपका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया। अब अपवर्तन नहीं होगा, अब यहां होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब प्रकाश किरण जैसे आ रही थी इसके साथ 45 डिग्री, तो इसी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए वो चली जाएगी इधर, यानी ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री का ही हो जाएगा, और अब वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन इस वाले सरफेस पे कैसे आई है परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल अगर खींचोगे तो नॉर्मल भी यही आएगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो वो सीधी चली जाएगी, अब उसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो रेज थी वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो गई। ऐसे यहां से भेजोगे, इससे कोई रेज जाएगी तो वो भी ऐसे सीधी चली जाएगी, उसका भी यहां पे आकर के ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल दिखाओगे ऐसे आएगा, वो भी ऐसे चली जाएगी। अब आप देखेंगे ये सिर था, सिर वाली रेज ये आ गई, तो ये सिर बन गया, ये पैर बन गया, तो ये आपका बन गया सा A' और B', तो इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसका यूज क्या है। वास्तव में इस प्रिज्म ने, अगर आप प्रिज्म को ऐसी कंडीशन में रखोगे तो उसने किरणों को 90 डिग्री पे बेंड कर दिया, 90 अंश के कोण पर बेंड कर दिया उसने किरणों को। सपोज करो आप किसी गड्ढे में बैठ गए, और गड्ढे में बैठ करके आप ऊपर की चीजों की क्या हो रहा है वहां की गतिविधियों पे नजर रखना चाहते हो। अब वैसे तो तुम्हें दिखाई देगा नहीं, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक ट्यूब ली, और ट्यूब लेकर के उस 90 डिग्री वाली ट्यूब ली, दो ट्यूब है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे मिली हुई है, ऐसे करके ट्यूब ली आपने, ये 90 डिग्री, और आप अंदर बैठ करके गड्ढे में बैठ करके यहां से देख रहे हो, यहां से। अब वैसे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन आपने क्या किया, एक प्रिज्म ये लेकर के और इस कॉर्नर पे इस तरह से लगा दिया जैसे कि यहां पे ये लगा हुआ है, तो क्या होगा, जो रेज होंगी वो पार चली जाएगी, भाई वो तो 90 डिग्री पे बेंड कर देता है। इसका मतलब आप वहां पर बैठ करके वहां की गतिविधियों पे नजर रख सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री पर बेंड हो रहा है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है। कभी कभी बस ये याद आता है कि बस वो ये रेज दिखा देता कि ये रेज आ रही है सा, अब बस इसके पाथ को कंप्लीट कर दो, क्या होगा, तो पाथ कंप्लीट आप कर दोगे। बस दो ही चीजें देखनी है कि रिफ्लेक्शन होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को कि कांच के लिए जो आपतन कोण हो, क्रांतिक कोण का मान होता है वो 42 डिग्री होता है। तो तुम्हारा आपतन कोण अगर 42 या 42 से क्या है ज्यादा है, तो फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई। सेकंड केस, अब की बार मान लीजिए, अब की बार प्रिज्म को थोड़ा सा घुमा करके रखते हैं, और सिचुएशन मान लो आपने ऐसे बना दी है कि अब की बार डायगोनल साइड इधर है, और ये 90 डिग्री के एंगल जो बनाए हैं आपने वो ऐसे करके बनाया है, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये दोनों 45 और ये 45। अब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए यहां से आ रही है, ध्यान दो जरा, अगर इस तरह से 90 डिग्री पे बेंड करना है रेज को, तब तो आपको ऐसे रखना था इस फिगर के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं अब की बार फिगर को ऐसे रखा है, यानी अब की बार प्रिज्म को इस फिगर के हिसाब से रखा है। अब कोई प्रकाश की किरण आ रही है सर, प्रकाश की किरण यहां पे आएगी, ये तो नॉर्मल की डायरेक्शन में आई, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्मल की डायरेक्शन में आई तो सीधी चली जाएगी, यहां तो कुछ होना नहीं है। अब पहुंच गए इस जगह पे, इस जगह पे हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए क्या होगा, नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो इस वाली सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे ऐसे करके। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, और ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री का हो गया। इसका मतलब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो यहाँ से जो रेज है वो ऐसे करके होगा, ये आगे ऐसे करके, और ये एंगल भी हो गया 45 डिग्री का। ये एंगल कितने का हो गया, 45 डिग्री का। अब फिर से यहाँ देखोगे भाई, इस सरफेस पे आएगा तो फिर से यहाँ नॉर्मल चाहिए तुम्हें, तो नॉर्मल के लिए फिर से आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए
एक लाइन खींचोगे ऐसे करके। अब एक बात बताओ, जब अब देखना जरा ध्यान से, ये नॉर्मल था और ये 45 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हुआ इसमें 45, और ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ 45, और ये 90 डिग्री पे खींच रहे हो तो ये कितना हुआ 45। इसका मतलब ये तो आपतित किरण के लिए फिर से आपतन कोण कितना हो गया 45 डिग्री, और चूंकि क्रांतिक कोण से बड़ा है तो क्या हो जाना यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो यहाँ से फिर से रेज इस तरह से बेंड होती हुई चली जाएगी, यानी ये भी 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, और इस जगह पे देखोगे तो भाई ये तो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही, तो फिर ये सीधी चली जाएगी। तो रेज कितने एंगल पे बेंड हो गई 180 डिग्री पे, भाई इधर से गई और इधर ही लौट करके आ गई। तो कुल मिलाकर के आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। अगर आप यहाँ एक इमेज ऑब्जेक्ट लेते, मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट लेते, तो ये वाली रेज ऐसे आ गई और यहाँ से चलने वाली रेज वो भी क्या हो जाती, वो भी ऐसे करके ही आ जाती लौट करके, तो ये वाली तो यहाँ से आ रही है तो ये ऐसे बन जाता है इसका इमेज, यानी उल्टा बन जाता है उसका, सही है ना। तो उसका इमेज उल्टा बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा बाइनोकुलर्स, सुना है कि नहीं? बाइनोकुलर्स का मतलब होता है एक तरह से दूरदर्शी टाइप की होती है। दूरदर्शी देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का काम तो होता है बहुत दूर की चीजें, जैसे चंद्रमा को देखना, मून को देखना। एक होती है सिंपल, उसको बोलते हैं बाइनोकुलर। बाइनोकुलर का मतलब है आपको आसपास की कोई चीजें हैं लेकिन दूर की है, उनको देखना है, तो उनको देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं, तो वो पास देखती है हमें, ठीक है। तो अब उससे आप देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या होता है, उसमें होता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में मिरर वो जो इमेज बनता है वो बन जाता है उल्टा। अब इसका मतलब वो तुम्हें उल्टी दिखेंगी चीजें। हालांकि आकाश की चीजों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टेलीस्कोप में भी उसी का यूज कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस का, तो आकाश की चीजें भी उल्टी दिखेंगी। लेकिन आकाश में तो तुम मून को देख रही हो, और आकाश में तो जितनी भी चीजें होती है वो गोल होती है। अब वो गोल वाली चीज उल्टी दिख जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, सही है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन चलते हुए आदमी तुम्हें उल्टे दिखेंगे, खड़े हुए पेड़ तुम्हें उल्टे दिखेंगे, तो परेशानी होगी। इसका मतलब उस बाइनोकुलर में क्या करते हैं, लेंस के साथ साथ फिर एक प्रिज्म लगा देते हैं। इस केस में इस तरह की कंडीशन में तो वो क्या कर देता है, देखो इस इमेज को उल्टा कर दिया तो उल्टे इमेज को क्या कर देगा, सीधा कर देगा। इसका मतलब इस प्रिज्म का यूज हम वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। तो मेन बात क्या है, जो क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा जाता है उसमें केवल वो एक रेज दिखा देगा आती हुई, और फिर कहेगा कि इसके पाथ को कंप्लीट करिए। मान लो उसने केवल यहां से ये रेज दिखा दी इस जगह तक, और अब कहेगा कि आप पाथ को कंप्लीट करो, तो फिर तुम आगे ले जाओगे। अब इस जगह पे आओगे, तुम कहोगे भाई यहाँ तो कुछ होना नहीं है, सीधे भेजोगे। फिर यहाँ देखोगे अब क्या होना चाहिए, पार निकलना चाहिए कि यहीं से मुड़ना चाहिए, बुची देखनी है। अब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कि सीधे निकल के अपवर्तन होगा, बस ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और इस तरह से आप फिगर बना करके उस चीज को समझा सकते हो। मान लीजिए अब की बार अब आप इसको एक तरीके से और रख सकते हो, और वो तरीका आपका क्या है, अब की बार आपने इसको इस तरीके से रखा कि ऊपर वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है आपका, और ये है 45 का, और ये वाला एंगल भी 45। और अब कोई रेज ऐसे करके इस वाले सरफेस पे आ रही है, ऐसे आ रही है सरफेस। अब इस सरफेस पे आएगी, अब देखो तुम्हें नॉर्मल खींचना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि पहले तो दोनों केसों में 90 डिग्री पे जाती थी, इसलिए वहां नॉर्मल की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल की डायरेक्शन में थी तो सीधी चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो अब आपको नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो इस लाइन पे आप एक नॉर्मल खींच दोगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जैसे लगे कि लगभग हाँ भाई ये नॉर्मल है, ऐसे एंगल 90 डिग्री का बन जाए, ऐसे आप खींच दोगे, सही है। अब प्रकाश की किरण ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल के साथ में कोई एंगल बन रहा है इसका। अब क्या होगा भाई, जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अगर वैसे नहीं होता तो ऐसे सीधी जाती डॉट डॉट करके, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, आप जानते हो इस बात। इसका मतलब अभिलंब ये है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मान लीजिए ऐसे आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक गई, सही है कि नहीं। अब अभिलंब की ओर यानी यहाँ पे अपवर्तन हुआ, केवल इस जगह पे क्या हुआ, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे अभिलंब की ओर झुक गई। अब इस केस पे यहाँ पहुंची तो यहाँ फिर तुम्हें नॉर्मल खींचना पड़ेगा, यहाँ फिर से नॉर्मल खींचा। अब जब आप यहाँ नॉर्मल खींचोगे तो तुम्हें अब ये देखना पड़ेगा कि ये कोण कितनी डिग्री का बन गया। अगर आप इसकी एक्यूरेट वैल्यू न निकाल पाओ तो ये पता चल जाएगा ये
ये भाई 42 से बड़ा हो गया है, तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि 42 से बड़ा होने पर फिर अपवर्तन नहीं होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ये चीज हमें समझनी है। तो थोड़ा सा ध्यान दे भाई, एक चीज बताइए, ये वाला अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो नॉर्मल है थोड़ा सा पास में हो गया, इसको ऐसे करके चलो पूरा ऐसे दिखाइए, देखिए ऐसे करके दिखा रही हूं, ठीक है। अब आप ये तो समझ रहे हो कि ये वाला जो कोण है ये डेफिनेटली एक छोटा एंगल बन रहा है, क्योंकि अविलंब की ओर झुक गया ना भाई। हमारा ये आपतन कोण था, तो आप ये तो देख रहे हो भाई ये एंगल हमारा छोटा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो छोटा एंगल है 90 डिग्री के सामने, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एंगल हमें एक्चुअल में पता क्या करना है, हमें इसका पता लगाना है कि ये इसकी क्या सिचुएशन है। ये एंगल हमारा 45 से तुम्हें 45 ना कहिए 42 ही कहिए, 42 से बड़ा दिख जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें एक आइडिया लग जाए, मान लो वहां तो हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल पा रहे थे, दोनों केसों में हम 45 डिग्री वैल्यू निकाल पा रहे थे उसकी, लेकिन अगर यहाँ ऐसा लग रहा है आपको कि भाई 45 डिग्री नहीं है तो भी काम चल जाएगा, बस ये पता चल जाए कि वो 42 से बड़ा है, ये चीज पता चल जाए। तो ये पता करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। अब जैसे आप ये ले रहे हो, ये एंगल बताओ यहां से यहां तक का कितना है 90, और 90 से ये 90 डिग्री है, और ये कुछ ना कुछ एंगल तो है भाई। मान लो मैं इसको 20 डिग्री मान रहा हूं, बस 30 डिग्री मान रहा हूं, ऐसे मान लीजिए। अच्छा, इधर ये कितना है 45, अब ये 45 है, समझना बात को, ये 45 है और ये 90 से बड़ा है, तो अब इस एंगल को बताओ कि ये एंगल कितना होगा। ये 45 नहीं हो सकता, बल्कि ये 45 से छोटा होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है आपका ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इसमें ये 45 है, ये 90 तो यहां तक है, और इधर ये और काउंट हो रहा है कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये कोण 90 से बड़ा हो गया। अगर ये पूरा 90 होता तब होता ये वाला तो 45, सही है ना। लेकिन ये कुछ ना कुछ एंगल है, इसका मतलब ये 90 से बड़ा हो गया, तो ये 45 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये कोण 45 से छोटा है, लेकिन मुझे इस कोण की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इस कोण की, जबकि पूरा कोण कितने का है 90 का, और ये कोण ये वाला 45 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये वाला कोण क्या होगा 45 से बड़ा। ये तो चाह रहे थे बस हमें एक आइडिया लग जाए। तो अब हमारा ये कोण 45 से बड़ा आ गया, और अगर 42 से भी बड़ा आता तब भी वहां क्या होता पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब अब रेज बाहर नहीं जाएगी, बल्कि यहीं से लौट करके ऐसे जाएगी। अब बताइए बात समझ में आएगी। और यहां से ऐसे जाने के बाद फिर इस जगह पे नॉर्मल खींचोगे आप, और नॉर्मल खींच करके फिर से रिफ्रैक्शन दिखाओगे, तो फिर से वो ऐसे करके चली जाएगी। तो एक बार तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और दो कोणों पे अपवर्तन हुआ। ऐसे दूसरी रेज लोगे, मान लो एक यहां से दिखा रहे हो तो वो फिर ऐसे चली जाएगी, और इस जगह से फिर ऐसे चली जाएगी, और इस जगह से फिर ऐसे चली जाएगी। अगर आप यहां दिखा रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट थी, तो ये ऑब्जेक्ट का रास्ता ये, अब ये नीचे हो गया तो प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने प्रिज्म के 3 स्थितियां आपको समझाई हैं, ज्यादा नहीं, घर पे बैठ करके कागज पेंसिल लेकर के प्रैक्टिस करना कि भाई रेज ऐसे आएगी तो कैसे जाएगी, और ऐसे आएगी तो कैसे जाएगी, तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है।